अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि चने की तरह खाई जा रही होती है। किसी को बुखार हो गया ऐसा करो पैनाडोल ले लो, किसी को खांसी हो गया ऐसा करो पैनाडोल ले लो। मतलब हर कोई जो डॉक्टर नहीं भी है ना या फार्मासिस्ट नहीं भी है या हेल्थ के प्रोफेसर, वो भी पैनाडोल हर दूसरे बंदे को, अबे 2 खा लो, मसला नहीं है। हाँ कोई मसला नहीं, पैनाडोल को इस तरीके से खाया जा रहा होता है। ऑल दो पैनाडोल इज OTC ड्रग, दैट इज ओवर द काउंटर मेडिसिन, उसको आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हो, बट कोई भी चीज़ का जो एक्सेसिव यूज है वो नुकसान देता वो है, नुकसान दे, राइट। बट देयर इज अ रूल कि हर शॉप के ऊपर, हर फार्मेसी स्टोर्स के ऊपर एक फार्मासिस्ट होना चाहिए, यानी आपकी जैसे जितनी आपकी जो डिग्री है वो वाला बंदा वहाँ पे एक होना चाहिए। एग्जैक्टली। बट होता नहीं है, किसी भी शॉप पे नहीं है, सर्टिफिकेट लटक रहा होता है लेकिन होता कहीं नहीं है। ठीक है, तो अगर जब पढ़ के ही देना है तो हम फार्मासिस्ट की ज़रूरत क्या है? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अबू हुरैरा एंड वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट थॉट ऑन टेप। हेल्थ की बात तो हम करते रहते हैं क्योंकि स्पोर्ट्समैन आते रहते हैं और मैं खुद भी स्पोर्ट्समैन हूँ, तो हम इनवाइट भी करते हैं, लोगों को प्रमोट भी करते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं बीमारियों की और उसके इलाज की, यानी कि मेडिसिन्स की। और मेडिसिन्स की जो फील्ड है वो है फार्मा। तो आज मैंने इनवाइट किया हमारी एक बहुत ही अच्छी दोस्त डॉक्टर शुमाइला शिवानी को, जो कि एक डॉक्टरेट इन फार्मेसी है और उनकी अच्छी खासी एक्सपर्टीज़ है इस फील्ड में। तो हमने बोला कि आज ज़रा कुछ दवाइयों के बारे में ही मालूम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शुमाइला, ये बताएं कि सबसे पहले कि ये जो दवाई है उसको डिस्कवर कैसे किया जाता है और क्यों ज़रूरत पड़ती है? ड्रग डिस्कवरी जो बेसिकली ना एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, ड्रग डिस्कवरी पूरी। ड्रग वैसे लोग सिर्फ एक बैड वर्ड ही समझते हैं लोग, हाँ। ड्रग, लेकिन अगर उसमें देखा जाए, अगर इस टर्मिनोलॉजी में, तो ये बेसिकली एक लाइफ सेविंग भी हो सकती है। एग्जैक्टली, लाइफ सेविंग हो सकती है। अब ड्रग्स के अंदर भी दो तरह की होती हैं, एक होती है थेराप्यूटिक जो कि आपकी लाइफ सेविंग है, एक होती है नारकोटिक्स की पूरी कैटेगरी जिसको हम बैड ड्रग्स, जिस तरह लोग ड्रग्स का नाम सुनते ही एक थोड़ा सा उनके माइंड में एक चीज़ पॉपअप करती है कि नहीं ये यूनिवर्सिटीज़ में चल रही है। नो कमेंट्स ऑन दैट। वेल, सो ड्रग डिस्कवरी से पहले अगर हम देखा जाए तो कोई भी जैसे ना कोई भी आपकी डिजीज़, जैसे अगर मैं सबसे पहले अभी जब रिसेंटली लोगों, मैं ऐसी बात करना चाहूँगी कि मैं मेडिकल टर्मिनोलॉजीज भी कम यूज़ करिएगा ताकि हमारी ऑडियंस को समझ आए। क्योंकि आप जब बात करेंगी तो वो मेरे भी सर से गुजर जाएगी। तो बस मेरी कोशिश इंशाल्लाह यही होगी पूरे पॉडकास्ट में कि मैं ऐसी टर्मिनोलॉजीज यूज़ करूँ ताकि हमारी जनरल पब्लिक जो है वो ईजिली उसको अंडरस्टैंड कर सके। सो अगर हम कोविड की बात करें तो कोविड जैसे आया तो एक जैसे वबा फैल गई, डेट वॉज एपिडेमिक, राइट। पेंडेमिक एपिडेमिक जब आते हैं तो मतलब एक बीमारी फैली, ठीक है। अब उसके सिम्टम्स आए, सिम्टम्स कोविड के क्या क्या थे हमारे पास? कॉफ, फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, तो मोस्टली ये वाले सिम्टम्स, ठीक है। अब जब हमने ये सारा डेटा कलेक्ट होना शुरू हो गया कि ये वाले सिम्टम्स हैं, राइट। अब हमने उस वक्त तो हमारे पास कोविड का, बिकॉज हमारे पास उस वक्त इतना उस वक्त फॉरेन से ट्रीटमेंट था नहीं कि कोविड की कोई वैक्सीन आ जाए या कोविड को ट्रीट करने के लिए। तो हमने क्या किया, उसके सिम्टम्स जो थे ना, जैसे कॉफ को ट्रीट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ को ट्रीट करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो उसकी जो सिम्टम्स है उसको ट्रीट करने के लिए हमने उन मेडिसिन जो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल थी उन्हीं को यूज़ किया और हमने उसको ट्रीट करना स्टार्ट किया, ठीक है। इसके बाद मीनवाइल साथ साथ कोविड के ही हम एक न्यू ड्रग डिस्कवरी भी कर रहे थे जो कि हमारी वैक्सीन थी। मतलब हमने, डॉक्टर्स ने क्या किया या फार्मासिस्ट डॉक्टर्स ने एक कोलैबोरेशन, हेल्थ केयर की जो टीम है वो यही कर रहे थे कि सिम्टम्स को आइडेंटिफाई किया WHO के साथ मिलके, ठीक है ना, सिम्टम्स को आइडेंटिफाई कर रहे थे कि कॉफ हो रहा है, कॉफ के लिए कौन सी मेडिसिन है हमारे पास अवेलेबल, ठीक है, और ऑन स्पॉट हम पेशेंट को दे सकते हैं, या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग के लिए हम किस तरीके से उस पेशेंट को बचा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोविड का उस वक्त इलाज नहीं था, कोविड का एक सर्टेन ट्रीटमेंट नहीं था, कोई ड्रग डिस्कवर उस वक्त तक कोविड के लिए नहीं हुई थी कि ये कोविड में ड्रग दी जाती है। तो जैसे आपने मुझे बोला ना कि कोई भी ड्रग जो है वो क्यों डिस्कवर की जाती है, तो उसका बिहाइंड द सीन आप बोल सकते हैं, या ड्रग डिस्कवरी का जो रीज़न होता है कि कोई भी ऐसी डिजीज़, ठीक है ना, पेंडेमिक आया, एपिडेमिक आया, जिसके नतीजे में सारे साइंटिस्ट और जो हेल्थ केयर जो स्टेक होल्डर्स हैं, ऑल द हेल्थ केयर स्टेक होल्डर्स, उन्होंने फिर सोचा और फिर ट्रायल्स स्टार्ट किए, ठीक है। उसको सिम्टम्स को तो हम ट्रीट कर रहे थे जो हमारे पास उस वक्त मेडिसिन अवेलेबल थी, लेकिन मीनवाइल हम क्या कर रहे थे, ड्रग डिस्कवरी पे भी काम कर रहे थे। यानी कि अगर मैं इसको बड़े इजी वर्ड्स में समझूं कि अगर लेट्स सपोज अभी बुखार का इलाज नहीं आया है या कोई एक बीमारी है जिसका इलाज अभी नहीं है,
तो उससे रिलेटेड जो सिम्टम्स है उसका जो इलाज मौजूद है तो उससे ट्रीट करेंगे। उससे ट्रीट कर रहे थे। मैं उसको एक हम्म। प्रैक्टिकल एग्जांपल के तौर पे समझा रही हूँ कि उस वक्त कोविड में भी यही था, सिम्टम्स को हम किसी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, मैनेज कर सपोर्टिव सकते केयर बोल हाँ। सकते हो आप, सब उसको बोलते हैं सपोर्टिव केयर आप दे रहे थे या मैनेज कर रहे थे। सही। तो आप बीइंग एथलेटिक आप जानते होंगे सपोर्टिव केयर के बारे में, ठीक है ना। तो आप उसको कर रहे थे, लेकिन साथ में क्या कर रहे थे कि साइंटिस्ट बेसिकली कोविड वैक्सीनेशन और उन सब के ऊपर भी काम कर रहे थे कि भाई कोविड के लिए वैक्सीन दी जाएंगी, और साथ साथ वो क्लिनिकल ट्रायल्स भी स्टार्ट कर चुके थे। कभी भी जो भी ड्रग डिस्कवर होती है तो उसके फिर क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स में फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 एंड फेज़ 4 तक क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। ये हमारी इतनी ऑडियंस को भी क्लिनिकल ट्रायल्स, बस ये याद रखें क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं जब स्टार्ट होती है कोई मेडिसिन, ड्रग, कोई मॉलिक्यूल नया डिस्कवर होता है, ड्रग कोई मॉलिक्यूल डिस्कवर होता है तो वो पहले एनिमल पे टेस्टिंग और वो सब होती है। उसके बाद पहले जुल्म उसका एनिमल पे किया जाता है। पेटेंट डिस्कवर होने के बाद 10 साल के बाद तक तकरीबन ऑलमोस्ट फिर वो ह्यूमंस पर आती है। लेकिन क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल्स करना ह्यूमंस पे ज़रूरी था हमारे पास इस बार कोविड में, क्योंकि हम इतना वेट नहीं कर सकते थे, 10 साल वेट नहीं हो सकता था। एग्जैक्टली। तो हम फिर फेज़ 3 और फेज़ 4 पे काम करना स्टार्ट कर दिया था हमने क्लिनिकल ट्रायल्स के। तो सही। बस ये पूरा ड्रग डिस्कवरी का प्रोसेस होता है। अच्छा, एक चीज़, एक और भी चीज़ है कि मैं मल्टीनेशनल कंपनीज की बात नहीं करूंगा, मैं अभी पहले बात करूंगा लोकल्स की जो हमारे पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान का माशाल्लाह सिस्टम तो ऐसा है कि आप कोई भी चीज़ अप्रूवल कराने के लिए कायदे-ए-आज़म का इस्तेमाल करें तो हो जाती है। तो पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे भी इदारे बैठे हैं जो जिसके अप्रूवल्स के बगैर जो आपकी कोई भी नई मेडिसिन है या ड्रग है, जो भी चीज़ है वो मतलब आप मार्केट में नहीं लॉन्च कर सकते। ठीक है। तो ये किस तरह होती है इसकी अप्रूवल्स, और मतलब इसको किस तरह लीगल राइट्स मिलते हैं? अगर जैसे कोई भी ड्रग का अप्रूवल जो है ना वो स्टेजेस हैं, ठीक है ना। उसके लिए हर कंट्री में एक रेगुलेटरी बॉडी होती है। जैसे अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में हमारे पास रेगुलेटरी बॉडी है, डेट इज़ ड्रैप, डेट इज़ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। ये हमारी एक जो है रेगुलेटरी बॉडी है इन पाकिस्तान। इस तरीके से अगर मैं यूएस की बात करूँ तो यूएस में एक रेगुलेटरी बॉडी डेट इज़ फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एफडीए, ठीक है। ये यूएस की बॉडी है। सही। इस तरीके से यूरोपियन की अलग बॉडी है, जापान की अलग बॉडी है, हर कंट्री की बहरहाल अलग रेगुलेटरी बॉडी है। जो वहाँ के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है ना, उनको उनकी ड्रग को बेसिकली क्या होते हैं, रेगुलेटरी बॉडी के पास डोजियर्स सबमिट होते हैं। डोजियर्स क्या होते हैं, कंपाइलेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं मेडिसिन के, ड्रग्स के। वो हम रेगुलेटरी में सबमिट करवाते हैं और उसके अगेंस्ट में रेगुलेटरी जो है वो आपको लाइसेंस देती है, यानी मैन्युफैक्चरर्स को लाइसेंस देती है कि अब ये ड्रग मैन्युफैक्चर आप कर सकते हैं अपने प्लांट में, अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के अंदर अब ये ड्रग आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये इसकी जो है ना सर्टन फी स्ट्रक्चर भी होता है कि अगर ये लाइफ सेविंग ड्रग है तो इसका फी स्ट्रक्चर क्या होगा। जैसे अगर ये मेडिसिन है तो इसका फी स्ट्रक्चर क्या है, मतलब अगर ये मेडिकल डिवाइसेस हैं तो मेडिकल डिवाइसेस में भी कैटेगरीज हैं ABCD, ठीक है ना। कितना हैजर्डस है, कितना नॉन हैजर्डस है मेडिकल डिवाइस, उस हिसाब से फी स्ट्रक्चर है। तो ये ऑलरेडी जो है रेगुलेशंस के अंदर डिसाइडेड है, फी स्ट्रक्चर्स भी और अप्रूवल क्राइटेरियाज भी, ये ऑलरेडी हमारे लॉज एंड रेगुलेशंस में डिसाइडेड है। और आप अगर ड्रैप की वेबसाइट पे, अगर आप टेक्निकल हैं तो ड्रैप की वेबसाइट पे जाके भी ये सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन से फॉर्म हैं जो आपको सबमिट करने होंगे ड्रैप को बीइंग मैन्युफैक्चरर, और उसके अगेंस्ट में आपकी कंपनी को लाइसेंस मिलेगा कि आप ये मेडिसिन आप बना सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं टू जनरल पब्लिक। अच्छा, ये बताएं कि ये जैसे कि पाकिस्तान के अंदर, जैसे मैं भी अगर कोई मुझे मेडिसिन यूज़ करनी होती है, मल्टीविटामिन्स, या लेट सपोज मैं अगर स्पोर्ट्स की बात करूँ कि कोई मुझे प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट वगैरह यूज़ करना होता है, तो मेरी कोशिश यही होती है कि यार यूएस का या यूके का प्रोडक्ट हो, ठीक है ना। लोकल भी हालांकि बेड कंपनीज़ हैं, बट लोग ट्रस्ट नहीं करते। तो ये फार्मा के अंदर भी है, क्योंकि ये भी एक फील्ड फार्मा से रिलेटेड ही है, न्यूट्रा के अंदर आ जाती है। तो और मेडिसिन में भी यही है कि जो लोग मेडिसिन यूज़ करते हैं वो पहले ये देखते हैं कि यार ये फला कंपनी की, ये मल्टीनेशनल कंपनी है या लोकल है। लोकल होती है तो वो डॉक्टर को बोलते हैं यार ये लोकल नहीं चाहिए मुझे, अच्छी वाली कोई लिख दो। तो बेसिकली कहने का ये मकसद है कि लोगों को पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। हालांकि हम काफ़ी बाइकआउट कर चुके हैं बहुत सी चीज़ों पे, और लेकिन अभी भी जो है जो मेडिसिन है, क्योंकि जाहिर सी बात है लाइफ सेविंग ड्रग है, उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, कोई रिस्क नहीं लेता है कोई भी बंदा। तो ये जो ट्रस्ट है ये क्यों नहीं अभी तक हम क्रिएट कर पाए कि यार लोगों के अंदर अभी तक हमारी जो लोकल्स हैं, कंपनीज हैं, उसके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पा रहा है? तो बहुत अच्छा सवाल है।
अब इसके अंदर इस क्वेश्चन के ना दो पार्ट हैं आपके बेसिकली। एक तो ये कि ट्रस्ट क्यों बिल्ड नहीं हो पा रहा और हम क्यों नहीं लेते। तो बेसिक पहला मैं आंसर ये करूँगी कि जैसे हमारे पास है ना, स्टार्ट करें अगर हम, लेट्स सपोज सबको यहाँ पे ऑडियंस को ज़्यादातर पैरासीटामॉल मालूम होगी, पैनाडॉल, ठीक है। और वो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि चने की तरह खाई जा रही होती है। किसी को बुखार हो गया ऐसा करो पैनाडॉल ले लो, किसी को खांसी हो गया ऐसा करो पैनाडॉल ले लो। मतलब हर कोई जो डॉक्टर नहीं भी है ना, या फार्मासिस्ट नहीं भी है, या हेल्थ वो बोल देता है वो भी पैनाडॉल हर फोन दूसरे पे बंदे को, अबे 2 खा लो, मसला नहीं है। हाँ कोई मसला नहीं, पैनाडॉल को इस तरीके से खाया जा रहा होता है। ऑल दो पैनाडॉल इज OTC ड्रग, दैट इज ओवर द काउंटर मेडिसिन, उसको आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हो। बट कोई भी चीज़ का जो एक्सेसिव यूज है वो नुकसान देता वो है, नुकसान दे, राइट। तो अब पैनाडॉल की भी एक डोज है, ठीक है। अगर आपने उसकी डोज को एक्सीड कर दिया तो फिर आपको हिपैटोटॉक्सिसिटी, दैट इज लीवर टॉक्सिसिटी, आगे जाके इसका एक साइड इफेक्ट है वो हो सही। सकता है। तो कोई भी चीज़ का, तो यहाँ पर अब बात आती है लोकल और मल्टीनेशनल की, राइट। तो अब मल्टीनेशनल की जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है, यानी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं हमारे मल्टीनेशनल, और मल्टीनेशनल में क्या होता है कि जो हेड क्वार्टर्स उनके होते हैं, हेड ऑफिस हेड क्वार्टर्स हैं, वो अब्रॉड से ही उनको, जैसे कि क्या कह सकते हैं आप, उनको जो सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड सारी गाइडलाइंस अब्रॉड से ही उनके सारे फॉलो करनी पड़ रही होती हैं। इवन सिर्फ नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वाली चीज़, जो कल्चरल इनका ऑफिस का एनवायरनमेंट होता है वो भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। कल्चरल भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो भी उनको जो उनकी वैल्यूज़ होती हैं, बेसिकली उनके वैल्यूज़, मिशन और विजन। किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए आप पहले 3 चीज़ें बना रहे होते हो, मिशन, विजन एंड वैल्यूज उसकी होती है। तो वो भी आप समझ लें कि अब्रॉड से ही सारा कुछ उसका फॉरेन इंटरनेशनली कंट्रोल हो रहा होता है, मॉनिटर भी हो रहा होता है, चेक एंड बैलेंस भी बहुत स्ट्रांग होता है। तो उसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा होता है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज यूज होती है, उसकी थेरेपेटिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा और अच्छी होती है। थेरेपेटिक एक्टिविटी अपने ऑडियंस को समझा दूँ जो नॉन टेक्निकल है। थेरेपेटिक एक्टिविटी वो होती है एक्टिविटी, यानी कि अगर आपको कोई बीमारी हुई, लेट्स सपोज कॉफ हो गया, खांसी हो गई, तो उसके लिए आपने मेडिसिन ली। अब वो मेडिसिन ने उसका असर या इफेक्ट, उसका जो आप बेसिकली आसान जबानों में यही समझाएंगे कि आपका उसका असर कितना है, तो वो उसकी थेरेपेटिक एक्टिविटी हो गई कि उसने आपको कितना फ़ायदा दिया, ठीक है ना। तो और वो फ़ायदा किससे आएगा, वो रॉ मटेरियल से, जो मेडिसिन में खांसी की शरबत के अंदर जो आपका रॉ मटेरियल यूज़ हुआ है, कॉफ के सिरप में, अब वो रॉ मटेरियल अगर अच्छी जगह से परचेज हुआ है, तो मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो एक रॉ मटेरियल उनका इम्पोर्ट अच्छी जगह से हुआ होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड्स क्योंकि सेट होते हैं तो यूनानिमसली काम हो रहा होता है, ठीक है। सेकेंडली टेस्टिंग स्पेसिफिकेशंस, हमारे पास जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान में ड्रैप रेगुलेट कर रहा है, इस तरीके से जैसे कि FDA रेगुलेट कर रहा है US में, तो हर जगह पे जो है वो हमारे पास, जैसे एक ब्रिटिश फार्माकोपिया होता है और मतलब फार्माकोपियाज होते हैं, इसमें टेस्टिंग मेथड्स लिखे हुए होते हैं, तो टेस्टिंग भी कंप्लाई करनी चाहिए। अगर वो टेस्टिंग कंप्लाई करता है तो ही उसकी थेरेपेटिक एक्टिविटी अच्छी आ सकती है। तो ये सारी जो मतलब कह सकते हैं स्टैंडर्ड्स जो है ना, बेसिकली वो मल्टीनेशनल के एज कम्पेयर टू द लोकल अच्छे होते हैं और अच्छे फॉलो कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ टेस्टिंग, इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, तो इन टर्म्स ऑफ GMP, दैट इज गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, इन टर्म्स ऑफ GDP, मतलब जितनी भी क्वालिटी प्रैक्टिसेस हैं बेसिकली। सही। तो इस वजह से लोग जो है वो मल्टीनेशनल को ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं एज कम्पेयर टू द लोकल वन। अब बहुत सारे लोग हैं जो नॉन टेक्निकल हैं, फिर भी वो मल्टीनेशनल को भी फॉलो कर रहे होते हैं, क्योंकि एक माइंडसेट होता है कि नहीं यहाँ की दवाई अच्छी होगी, ठीक है ना। अब एबट है, एबट का जो है वो वाइडालिन ले लें आप, ताकत का सिरप हर कोई, ठीक है ना। तो वो एक है कि एक कॉन्सेप्ट है लोगों का, माइंडसेट है कि भाई उसकी ये तो नहीं पता होता लोगों को थेरेपेटिक एक्टिविटी क्या होती है या GDP क्या होती है, नॉर्मल लोगों को जो नॉन टेक्निकल है बेसिकली, नाम के ऊपर चलता है। लेकिन मल्टीनेशनल का नाम है तो ऑब्वियसली वो ब्रांड है। अब लोकल में भी हमारे पाकिस्तान में भी बहुत अच्छी लोकल कंपनीज हैं जो मल्टीनेशनल के स्टैंडर्ड को मीट करने जा रही हैं, या वो कोशिशों में है कि हम मल्टी के स्टैंडर्ड को मीट करें। और उसमें से एक दो कंपनीज हैं, जैसे कि गेट्स हेल्थ केयर है, जो उसने अपनी प्रोडक्ट जो है वो FDA अप्रूव WHO एंड पिक्स क्वालिफाई करवाई, WHO एंड पिक्स की तरफ जा रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप होगा FDA की तरफ जाना या व्हाटएवर। तो हमारे पास लोकल भी ऐसी कंपनीज हैं जो अब मीट करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन नॉट ऑल लोकल्स, बट देयर आर सम जो कि वो कोशिश कर रही हैं। तो मेरे ख्याल से यही वजह है कि मेरे कहने का भी यही मकसद था। अब आप मेरी बात पे खुद ही आप आ गई हैं जो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हमारा ट्रस्ट बिल्ड इसलिए नहीं हो रहा, जिसमें क्योंकि आपने एक चीज़ ऐड करी, रॉ मटेरियल स्टिल वी आर इम्पोर्टिंग, तो हम अभी तक बना नहीं सके हैं। दैट इज़ द मेन रीज़न
क्योंकि रॉ मटेरियल आप कहाँ से लेते हो ये डिपेंड करता है। अब उसमें भी कैटेगरीज आती होंगी, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, रॉ मटेरियल की भी कोई एक होगी ना, क्योंकि उसकी एक्सपायरेशन भी होती है। हो सकता है कि कुछ लोग शॉर्ट एक्सपायरी उठा रहे हो, उसको लेबलिंग चेंज करके व्हाटएवर। तो ये सारी चीज़ें आती है, और हम तो मशहूर हैं माशाल्लाह से कि हम जो है वो बस कुछ भी डाल देते हैं, पैसे बस बनने चाहिए। तो हमारा तो ये पाकिस्तान में सिस्टम इसलिए तो शायद इस वजह से भी ट्रस्ट नहीं हो। और दूसरा यह है कि जाली दवाइयाँ जो है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा आम है, जिसकी पहचान एक मेरे जैसा नॉर्मल बंदा जो है वो शायद आप कर लो, शायद शायद उसके पास सर्टिफिकेशंस भी हो सकता है उसके अंदर एक फार्मूला जो है वो चेंज हो, लेकिन मुझे नहीं पता लगेगा। मुझे मेडिकल स्टोर वाला दे देगा, बोलेगा ये भी पैरासीटामोल है, वो भी पैरासीटामोल है, ये खा लो। तो ये जाली दवाइयाँ तो आप पकड़ ही नहीं सकते ना। तो इसको आपका क्या ख्याल है कि जाली जो लोकल प्रोडक्ट्स में जाली बंदी, एक तो होता है लोकल में एक अच्छी भी चीज़ हो रही होती है, ऐसा नहीं कि ज़रूरी है कि सारी हो, लेकिन एक होता है कि बहुत ही कोई सी क्लास कोई कैटेगरी की दवाई हो रही होती है, लेकिन उसको भी बेच रहे होते हैं। तो उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है? जैसे कि ना ये नहीं कि लोकल में बेच रहे होते हैं, ये नहीं आप बोल सकते, क्योंकि लोकल कंपनीज अगर आप बोल रहे हैं, यानी लोकल कंपनीज एक होती है मल्टीनेशनल कंपनीज, होती है लोकल कंपनीज इज बेसिकली पाकिस्तान की कंपनीज, ठीक है। उनका जो है बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो मल्टीनेशनल की तरह मतलब कोई और हेडक्वार्टर नहीं होता, उनका हेडक्वार्टर भी पाकिस्तान में ही है, दैट इज लोकल कंपनीज, एग्जैक्टली, ठीक है ना। अब जो आपकी पहली बात थी दैट वाज कि हमारे पास अनफॉर्चुनेटली रॉ मटेरियल जो है वो हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं, अब तक हम जो है वो अपना रॉ मटेरियल नहीं बना सके, ठीक है। तो अगर पेटेंट रजिस्टर्ड होता है तो बाहर से ही पेटेंट रजिस्टर्ड हुआ, ठीक है, और आप मी टू प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये एक बड़ा इल्मिया है जिस वजह से अब पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट की तरफ गया है, बिकॉज जिस तरीके से डॉलर ने हाइक पकड़ी हुई है, तो अब जो है कंपनीज एक्सपोर्ट की तरफ जा रही हैं ताकि वो रेवेन्यू जनरेट कर सकें, क्योंकि इंपोर्ट तो आप रॉ मटेरियल कर रहे हो। फार्मा इंडस्ट्री भी एक्सपोर्ट की तरफ गई है। एग्जैक्टली, फार्मा ही एक्सपोर्ट की तरफ गई है। जो लोकल फार्मास्यूटिकल हैं हमारा प्रोडक्ट कौन खा रहा है? हमारी लोकल फार्मास्यूटिकल जो है वो एक्सपोर्ट की तरफ जा रही हैं। और जो एक्सपोर्ट में, अगर ये बात आपने बड़ी कही, जब और जो LMIC हैं, डेट इज लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज, तो उनको एक्सपोर्ट किया जा रहा है। या हमारे साथ के अफ्रीका हो गया, अफ्रीका के जो सिटीज हो गए, कंट्रीज हो गए छोटे, युगांडा हो गया, नमीबिया हो गया, इथोपिया हो गया, इस तरह की कंट्रीज, अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड लाइक दिस। तो वहाँ पे एक्सपोर्ट की तरफ मोस्टली हमारी लोकल कंपनीज जा रही है टू जनरेट रेवेन्यू। और अब आते हैं कि अगर जो नॉन टेक्निकल बंदा है वो किस तरीके से, जनरल पॉपुलेशन को कैसे पता चलेगा कि वो जो ड्रग यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जो मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, वो जाली है या थेरेपेटिक एक्टिविटी है या असली है। तो बेसिकली ड्रैप ने ही 3-4 टर्मिनोलॉजीज हमें दी हैं, जो उसमें मिस ब्रांडेड ड्रग, स्प्यूरियस ड्रग, सब स्टैंडर्ड ड्रग। तो अगर मैं उसको आसान लफ्ज़ों में बोलूँ तो मिस ब्रांडेड ड्रग वो होती है कि आपकी जो ना ड्रैप ने ही कहा है कि भाई लेबलिंग आपकी इस तरीके से होनी चाहिए, और आपका जो पैकेट है उसके अंदर ये डायरेक्शन टू यूज़ है, ठीक है। जैसे तमाम दवाइयाँ बच्चों की पहुँच से दूर रखें, ठीक है। इसके अलावा प्रिकॉशंस हैं, डायरेक्शन टू यूज़ है, टेम्परेचर मेंशन है। फिर एक होता है हर ड्रग का, जिससे हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन मिलती है, तो मैंने आपको यही कहा था कि हम डोजियर सबमिट कराते हैं, उसके अगेंस्ट में फिर जो रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस मिलता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, तो हर कंपनी का अपना एक प्लांट का भी उसका लाइसेंस नंबर मेंशन होता है उसके ऊपर, हर ड्रग के ऊपर, और जिस लाइसेंस पे उसको रजिस्ट्रेशन मिली है उस ड्रग को, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी मेंशन होता है ड्रग के ऊपर। तो ये सारी लेबलिंग में प्रिकॉशन करने की नीड होती है, और लेबलिंग ड्रैप को फॉलो करती है। अब मिस ब्रांडेड में होता है कि लेबल उस तरीके के नहीं होते, तो आप उससे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये पैकेजिंग जो है वो ड्रैप को फॉलो नहीं कर रही है, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा शेडी महसूस हो जाता है, इंट्यूशंस आ जाते हैं कि ये अगर ये तो इस तरीके का बॉक्स है, सिंपल सा बॉक्स दे दिया, कार्टन के अंदर कोई दवा निकल आई, और तो आपको आइडिया हो जाएगा कि नहीं, किसी की सील का मसला हो गया, सील उस तरीके से नहीं पैक हुई हुई। तो ये सारी चीज़ें जो है नॉन टेक्निकल बंदा देख सकता है। अभी हो चुका है 2 दिन पहले। अच्छा, मैंने एक प्री वर्कआउट मंगवाया था, तो वो मेरे पास मैं यूज़ करता हूँ ऐसी चीज़ें, और बिकॉज आई हैव अ जिम, तो मेरे पास तो आती रहती हैं ऐसी चीज़ें। तो मैंने उसको देखते ही मैंने बोला ये लोकल, ये कोई 2 नंबर है, फेक है, ठीक है ना। तो उसने बोला नहीं ये ओरिजिनल है। मैंने उसको पैकिंग खोली, जो कि बहुत ही कोई बुरी पैकिंग थी, गंदी। बोला ये ओल्ड स्टॉक होगा, इस वजह से हो सकता।
मैंने कहा ओके फिर खोलते हैं इसको। खोली तो जो सील भी थी वो भी मुझे पता लग गया था कि प्रेस्ड सील है। और ये तो मैंने उसको खोला तो उसके बाद जाहिर सी बात है जो पाउडर शेप में ही होता है वो, तो वो पता लग जाता है कि जब आप खोलते हो तो ये पाउडर कैसा है। तो वो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा। मैंने कहा ये मैं यूज़ करता हूँ, आई नो दैट कि ये ऐसा इसकी नहीं है। स्मेल वैसी नहीं है। इसकी स्मेल नहीं है, इसमें ना खुशबू है ना कुछ है, और वो पाउडर फॉर्म नहीं है। फिर भी मैंने उसको ट्राई के लिए मैंने कहा यार इसको निकाल दो। मैंने इसको गिलास में डाला, मैंने इसको पिया। मैंने कहा खाली इसमें जो है वो जो एक खटास होती है ना, जैसे गैटरेट वगैरह के अंदर जो आती है, तो वैसी बस एक खटास आ रही थी, ना फ्लेवर था ना कुछ था। तो मैंने कहा भाई ये और न्यूट्रास्यूटिकल ये चीज़ प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा हाँ बहुत होने ज़्यादा लगा है, होता बहुत है, ज़्यादा इसमें होने बहुत लगा ज़्यादा है। है। अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में ये बहुत ज़्यादा होने लगा है एग्जैक्टली कि वो कंपनीज भी न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बना के सेल कर रही हैं मार्केट के अंदर, अनफॉर्चुनेटली, जहाँ पे वो कंपनी वो प्लांट ही कंप्लाई नहीं कर रहा ड्रैप को। हाँ वो प्लांट ही कंप्लाई नहीं कर रहा, जब मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जहाँ पे वो प्रोडक्ट बन रहा है वही कंप्लाई अगर ड्रैप को नहीं कर रहा, वहाँ पे इंस्पेक्शन नहीं हुआ हुआ ड्रैप को, उनके पास ही लाइसेंस नहीं है और वो प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं, तो डेट इज़ ये इल्मिया है हमारे अनफॉर्चुनेटली। न्यूट्रास्यूटिकल में तो ये बहुत ज़्यादा है। जो आपकी प्रिस्क्राइब मेडिसिन है उनके अंदर फिर भी थोड़ा सा वो है, लेकिन ओटीसी की जहाँ बात करूँ तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ पे स्प्यूरियस और सबस्टैंडर्ड ड्रग्स आपको मिलती है मार्केट के अंदर। अच्छा अभी आपने प्रिस्क्रिप्शन की बात की तो एक बड़ा ही एक जर्नल सा सवाल आता है दिमाग में, और मैं हमेशा ही बोलता हूँ क्योंकि मेरे खुद के मेडिकल जो फार्मेसीज जो होते हैं, स्टोर्स जो होते हैं, उसमें मेरे भी दोस्त यारों के खुद के अपने हैं। तो बेसिकली डॉक्टर जो है एक प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है, ठीक है, और मैं जाता हूँ स्टोर पे और उसको जाके प्रिस्क्रिप्शन देता हूँ। वो थोड़ा पढ़ा लिखा होता है तो वो पढ़ लेता है, वो पढ़ के मुझे दवाई निकाल के दे देता है। बट देयर इज़ अ रूल कि हर शॉप के ऊपर, हर फार्मेसी स्टोर्स के ऊपर एक फार्मासिस्ट होना चाहिए, यानी आपकी जैसे जितनी आपकी जो डिग्री है वो वाला बंदा वहाँ पे एक होना चाहिए। एग्जैक्टली। बट होता नहीं है, किसी भी शॉप पे नहीं है। सर्टिफिकेट लटक रहा होता है लेकिन होता कहीं नहीं है, ठीक है। तो अगर जब पढ़ के ही देना है तो हम फार्मासिस्ट की ज़रूरत क्या है? पहले तो मैं इसको करेक्ट करूंगी कि किसी भी शॉप पे नहीं था, बिकॉज अभी जो चेन्स आ रही है हमारे पास, जिसमें नाम कोट करूंगी, दवागो है, उसने मार्केट कैप्चर की हुई है। बड़े स्टोर्स की ठीक है, बात नहीं कर रहा, दवागो, जो इन पे है, हेल्थ इधर है, केयर, वहाँ पे तो फार्मासिस्ट होता होते है, हैं लाजमी और होता वो प्रॉपर चेक एंड बैलेंस कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं जो गली जो मोहल्लों गली के मोहल्ले के अंदर जो मेडिकल हर कोने स्टोर्स पे हैं, जो एक एग्जैक्टली। मेडिकल स्टोर तो अगर मैं ड्रैप की बात करूँ या सिन अथॉरिटी के अकॉर्डिंगली, तो हर मेडिकल स्टोर पे एक फार्मासिस्ट का भी होना ज़रूरी है जिसका लाइसेंस यूज़ हो रहा है, मैं ठीक है वही ना, कह रहा हूँ, लाइसेंस। और उसकी आप ये पूछना चाह रहे हैं कि उसकी ज़रूरत क्यों है, बेसिकली। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो मेडिसिन होती हैं उसके अंदर देयर आर सो मेनी मेडिसिन, सिर्फ ओटीसी नहीं होती है। ओटीसी तो वो मेडिसिन जैसे पैराडोल ले ली, पोस्टान ले ली आपने, ठीक है ना, ब्रूफिन ले ली, ठीक है, डेट इज ओटीसी ड्रग, ठीक है। लेकिन अगर आप लाइफ सेविंग की, वहाँ पे एंटीबायोटिक्स भी होती हैं आपकी, एंटी मलेरियल भी होती हैं आपकी, ठीक है, और आपकी एंटी एपिलेप्टिक भी होती हैं। एंटी एपिलेप्टिक जो आपकी न्यूरो से मतलब आपकी माइंड की न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन होती हैं। तो हमारे यहाँ पे नींद की गोली भी अनफॉर्चुनेटली बहुत इजीली मिल जाती है उन मेडिकल स्टोर पर गली मोहल्ले के, हाँ, जिसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत है, लाजमी है। अगर आप अब्रॉड में विजिट करेंगे तो आपको एंटीबायोटिक भी आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगी। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली जो है वो आपके यहाँ पर गली मोहल्लों में एंटीबायोटिक भी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिल जाती है, राइट। तो फार्मासिस्ट का होना इसीलिए ज़रूरी है उस स्टोर पे कि एंटीबायोटिक वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ना दे, ठीक है। और सिर्फ एंटीबायोटिक विदाउट प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेंसिंग नहीं, डिस्पेंसिंग उसको पता है कि ओटीसी ड्रग को विदाउट प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेंस करना है, और जो आपकी विदाउट ओटीसी यानी प्रिस्क्राइब मेडिसिन को विद प्रिस्क्रिप्शन करना है। सेकेंडली फार्मासिस्ट का इसलिए है कि हम ट्रिपल चेक सिस्टम करते हैं, कि ट्रिपल चेक सिस्टम होता है उसको प्रैक्टिस करना। इसके अलावा एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन के साथ तो यूज़ करना है, मतलब एंटीबायोटिक अगर आपको पता है, अगर एंटीबायोटिक विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपने दे दी तो अब आजकल है ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी डेवलप हो जाती है। हम लोग ने इतनी एंटीबायोटिक खा ली है कि आपने देखा होगा कि जब पेशेंट हॉस्पिटलाइज हो जाता है तो कुछ एंटीबायोटिक्स काम करना छोड़ देती हैं, आपने सुना होगा। उसकी वजह क्या है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, बॉडी आदी हो चुकी है, हाँ, ओवरडोज देना पड़ेगा, ओवरडोज उसको देना पड़ेगा, और ओवरडोज से भी ट्रीट अब तो मतलब इन अ सेंस कि वो उसको मैनेज करने की जरूरत होती है। अब इसलिए एंटीबायोटिक भी आप हर किसी पेशेंट को मतलब अगर डॉक्टर ने लिखा है तभी लो, और उसका भी प्रॉपर यूज है कि अगर आपको 3 डेज तक लिखा है तो आप 3 डेज के बाद ही डिसकंटिन्यू करोगे, अगर 5 डेज तक लिखा है तो 5 डेज के बाद ही डिसकंटिन्यू करोगे। पूरा कोर्स करना है एग्जैक्टली, ताकि आपको वो रेजिस्टेंस डेवलप ना हो। तो फार्मासिस्ट का ये है, ठीक है। सेकेंडली वहाँ पे कोल्ड चेन को मेंटेन करना होता है। कुछ जैसे कि जो आपकी मेडिसिन होती हैं
जो कि आपके इंजेक्शंस होते हैं, मोस्टली इंजेक्शंस होते शुगर हैं। के होते हैं ज़्यादातर। ऑक्सीटोसिन हो गया आपका, इंसुलिन हो, इंसुलिन ऑक्सीटोसिन भी वगैरह। होती है, इंसुलिन भी होती है आपकी, और बहुत सारे ऐसे मेडिसिन होते हैं जो आपके कोल्ड चेन रिक्वायरमेंट होती है, उसकी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए फार्मासिस्ट की नीड होती है। इसके अलावा काउंसलिंग, अगर आप जो काउंसलिंग एक 5 साल डिग्री याफ्ता फार्मासिस्ट जो काउंसल कर सकता है, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी मैट्रिक पास से वो काउंसलिंग, तो वो नहीं कर सकेगा। ज़रूर वो आपको बता देगा ये आजकल के भाई, आपको शायद आजकल तो हर कोई डॉक्टर बना हुआ है, हाँ, आजकल तो कि चले बुखार हो रहा है तो ये वाली गोली खा आपसे लें, बड़े डॉक्टर हैं वो चले स्टोर वाले। खांसी हो रही है तो आपको ये वाली दवाई खा लें। लेकिन काउंसलिंग जो है एक फार्मासिस्ट को पता होगी, क्योंकि फार्मासिस्ट अगर काउंसलिंग करेगा तो वो कोमोर्बिडिटीज जो होती है ना, बेसिकली दैट इज दी कॉन्कोमिटेंट डिजीज। किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन है, किसी पेशेंट को डायबिटीज है, तो आप इसके साथ अगर लेट्स सपोज समटाइम्स क्या होता है कि हमारे फिजिशियन भी बहुत यहाँ पे ना बहुत बर्डनाइज्ड हैं बहुत सारे, तो कभी कभार प्रिस्क्रिप्शन में 3-4 ऐसी मेडिसिन लिख दी जो आपस में ड्रग इंटरेक्शन कर रही हैं। तो सबसे बड़ा reactions हो जाती हैं। एग्जैक्टली सबसे बड़ा जो वो होता है ना फार्मासिस्ट का रोल, वो वहाँ पे कि अगर 3 मेडिसिन ड्रग इंटरेक्शन आपस में हो सकता है, फिजिशियन की प्रिस्क्रिप्शन भी आ गई दिस इज द थिंग कि अब मुझे फील हो रहा है कि अब क्यों जरूरत है ये वाले पॉइंट पे कि कि अगर 4 मेडिसिन एक ऐसी लिख दी है जो रिएक्शन कर जाएंगी, वो फार्मासिस्ट को पता तो है, वो अब वो मेडिकल वाले को नहीं। फार्मासिस्ट को 5 साल की डिग्री है, उसको पता है कि कौन सी ड्रग आपस में इंटरेक्शन कर जाएगी, तो वो जो है वो काउंसल कर सकता है। और वो अगर लेट्स सपोज अगर हमारे पास जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल है लाइक आगा खान एंड साउथ सिटी एंड जियाउद्दीन वगैरह, तो डायरेक्टली फार्मासिस्ट अगर इस तरह का कोई ड्रग इंटरेक्शन आता है तो वो डायरेक्टली रिपोर्ट भी कर देते हैं, या फिजिशियन से काउंसिल लाइक फिजिशियन को कोलैबोरेट करके कि सर ये हो गया है, ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से मैनेज कर रहा हूँ या कर रही हूँ बीइंग फार्मासिस्ट। तो वो एक डिस्कशन हो जाता है बिटवीन फार्मासिस्ट एंड फिजिशियन इन टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स मोस्टली। तो मेडिकल स्टोर पे ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी, वो आपको एज इट इज़ प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से भी अगर दवाई दे देता है, और वो आपको ये नहीं बताएगा कि ये आपस में ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है यहाँ पर। और इसके अलावा जो है इसलिए भी आपकी इम्यूनाइजेशन के लिए भी आजकल फार्मासिस्ट तरह कोविड की वैक्सीन वगैरह है हमारे यहाँ पे, तो चले इम्यूनाइजेशन इतना ज़्यादा सिर्फ हॉस्पिटल में ही फार्मासिस्ट कर रहे होते हैं, मेडिकल स्टोर, लेकिन हर जगह पर इम्यूनाइजेशन के लिए भी एक फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होता है जो आपका जो मैट्रिक पास या इंटर पास या नॉन क्वालिफाइड या नॉन टेक्निकल बंदा नहीं कर रहा होता। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसके लिए मुझे लगता है कि फार्मासिस्ट की नीड होती इसकी फिर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कि देखिए सच तो यही है ना कि कोई भी फार्मासिस्ट नहीं बैठा हुआ सिवाय मेडिकल स्टोर में बड़े मेडिकल स्टोर्स के अलावा, जो नामी गिरामी है, देवागो वगैरह, मेडिकेयर, देवागो, ये जो बड़े बड़े जो इनके अलावा जो है जो गलियों में जो मेडिकल स्टोर जो खुले हुए हैं, वहाँ पे सच तो ये है कि वहाँ पे कोई नहीं बैठा सिवाय एक सर्टिफिकेट लटका हुआ है कि इसके पास उसका नाम यूज़ हो रहा है डॉक्टर का। तो इसकी चेक एंड बैलेंस के लिए फिर कौन जिम्मेदार है? क्या कोई क्या कहते हैं इलाके का जो चेयरमैन होता है, या फूड अथॉरिटी वाले हैं, या कौन सा डिपार्टमेंट है? जैसे कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है, SPSC, दैट इज सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर, एग्जैक्टली, जो ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं हमारे, तो हर प्रोविंस के अलग ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं। पंजाब में जो है फेडरल के ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं, ठीक है, और हमारे जो है सिंध इंस्पेक्टर्स सिंध पब्लिक कमीशन के तहत जो लगते हैं इन ओहदों पर, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर्स बेसिकली। BPS 17 ग्रेड पे वो होते हैं, और बेसिकली इनकी यही जॉब होती है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की अकॉर्डिंगली या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकॉर्डिंगली इनकी ये जिम्मेदारी होती हैं। वो भी फार्मासिस्ट होते हैं समटाइम्स, और उनकी ये ओहदे होते हैं, और इस तरीके से उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉट कि भाई आपको यहाँ पे चेक एंड बैलेंस करना है। अब हमारे पास सारी चीज़ें जो है ना वो इन डॉक्यूमेंट तो हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही, या इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। तो जो इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन है ना, तो अब तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जैसे कि दवागो ने स्टेप लिया, अहद हेल्थ केयर, मेड्स एंड मोर, एंड देयर आर सो मेनी अदर चेन्स कमिंग, कि जो फार्मासिस्ट की इम्पोर्टेंस के ऊपर भी, और फार्मासिस्ट का रोल क्या है बेसिकली हेल्थ केयर प्रोफेशनल, बीइंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल, उसको रेगुलेट करने में भी प्रोमोट कर रहे हैं उस चीज़ को। लेकिन जो हमारे जो लोकल एक प्रैक्टिसेस चली आ रही है ना, उसको ख़त्म करने में मुझे लगता है अभी भी शायद टाइम लगेगा। लेकिन इसमें पब्लिक का भी है कि पब्लिक के अंदर इतनी अवेयरनेस हमें रेस कर देनी चाहिए कि वो लोकल स्टोर से दवा ना खरीदे, क्योंकि वहाँ पे आपको खतरा हो सकता है कि सब स्टैंडर्ड मेडिसिन भी आपको मिल सकती है। खतरा होगा? सलीम भाई की स्टोर है, बचपन से जानता हूँ, जाके ले लूंगा। लेकिन सलीम भाई तो फार्मासिस्ट नहीं है ना आपके। मिस सलीम भाई मिस ब्रांडेड अपने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, किसी को पता ही नहीं है ना कि फार्मासिस्ट होना जरूरी है। ये तो एग्जैक्टली उनको पता है जो इस थोड़े बहुत पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं, या
बाहर जैसे किसी कंट्री के अंदर विजिट चलता रहता है तो उनको पता रहता है कि यार ये तो प्रॉपर डॉक्टर खड़े हुए हैं। मतलब मेरे साथ दुबई में एक वाकया हुआ, मैं दुबई में था तो वहाँ पे प्रॉपर फार्मासिस्ट खड़े हुए थे, डॉक्टर्स थे, दे ऑल आर डॉक्टर, एक नहीं, ये नहीं कि बाकी सारे शॉपकीपर हैं और एक डॉक्टर रखा, सारे डॉक्टर थे। उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन पढ़ी और उस हिसाब से मुझे मेडिसिन निकाल और के आपको काउंसिल भी किया और होगा मुझे यकीनन। बताया कि ये इस तरह इतने इतने डॉक्टर ने नहीं बताया था कि आपको इस तरह यूज करनी, उसने बताया कि इस तरह यूज करनी। तो हमारे पास जो है ये भी है कि हमारे यहाँ पे जो फिजिशियन का, बेसिकली बाहर क्या होता है, फिजिशियन प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं, ठीक है, बल्कि फिजिशियन जो है वो सिर्फ डायग्नोज कर रहे होते हैं, प्रिस्क्राइब भी नहीं। हमारे यहाँ पे डायग्नोज भी कर रहे होते हैं, फिजिशियन ही प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं। हाँ। लेकिन बाहर क्या होता है कि फिजिशियन डायग्नोज कर रहे होते हैं और उनके साथ अगर फार्मासिस्ट है तो वहाँ पे इंडिपेंडेंट, अगर यूके की मैं बात करूँ तो इंडिपेंडेंट प्रिस्क्राइब फार्मासिस्ट एक पूरा एक कोर्स है, सर्टिफिकेशन कोर्स या अच्छा। डिप्लोमा कोर्स किया जाता है। फार्मासिस्ट तो आपने बन गए, लेकिन इसके बाद भी अगर आपको फर्दर स्टडीज कर रहे हो तो इंडिपेंडेंट आप प्रिस्क्राइबर बन रहे हो। सही। तो आपका फिजिशियन जो है वो रेफर कर देगा इंडिपेंडेंट प्रिस्क्राइबर को, फार्मासिस्ट को रेफर कर देगा, वो आपको डायग्नोसिस उसने कर ली, फिजिशियन ने आपके प्रिस्क्राइब आपका फार्मासिस्ट ने कर दिया, फिर एक दूसरे फार्मासिस्ट ने आपको डिस्पेंस किया, काउंसलिंग की, राइट। एंड वहाँ पे अब्रॉड में ऐसा होता है कि बिकॉज बहुत दिनों के बाद जो है वो फिजिशियन और या जीपीस के अपॉइंटमेंट्स मिलते हैं वहाँ पर। तो जैसे जो माइनर आइलमेंट्स होते हैं, माइनर आइलमेंट्स में यही आपका कोल्ड, इन्फेक्शन, फीवर, इम्यूनाइजेशन, ये वाली चीज़ को आप डायरेक्टली फार्मासिस्ट के पास जाके आप उससे डील कर सकते हो और वही आपको इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दे रहा होता है। एग्जैक्टली। लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फ्लॉज हैं जिस वजह से जो है ना, हमारे यहाँ पे बहुत इजी है एक मेडिकल स्टोर खोलना। एग्जैक्टली अगर आपकी जेब में पैसा है और थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। उसमें आप जैसे डिग्री वालों की ज़रूरत नहीं होती उनको। अनफॉर्चुनेटली मेरे सामने दो तीन मेरे सामने ऐसे ही खुले दो तीन, तो इसी वजह से हम बीइंग फार्मासिस्ट जो है, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो मोस्टली अब अब्रॉड की तरफ रुक कर रहे होते हैं या फार्मास्यूटिकल कंपनी में अपना करियर बना रहे होते हैं। देखे ना, ये जॉब शॉर्ट भी हो रही है ना इससे। तो अगर एक बंदा फार्मेसी कर रहा है, वो तो मैं उसके ऊपर आऊँगा वो कैसे की जाती है और कैसे अगर किसी को अगर आपकी फील्ड में आना है, डॉक्टरेट करना है फार्मेसी में, वो किस तरह कर सकता है। तो एक बंदा कर रहा है, अब उसको जॉब ही नहीं मिल रही सिवाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अलावा, उसको कहीं और जॉब नहीं मिल रही, जबकि हर गली अगर 1 किलोमीटर का एक रोड है तो उस पर 6 मेडिकल स्टोर है, यानी कि 6 जॉब्स तो हैं। हाँ। अगर एक डॉक्टर भी रखे, वैसे तो आई डोंट नो कि पाकिस्तान का रूल क्या है, बट मैं बाहर गया हूँ तो मुझे तो सारे डॉक्टर दिखे हैं। एक डॉक्टर नहीं, ये सारे डॉक्टर थे। तो आई डोंट नो यहाँ पे क्या रूल है, बट एक का तो लाजमी है, ठीक है। तो अगर एक भी है तो 6 जॉब्स है। तो इससे सेफ्टी भी है कि आप एक डॉक्टर से दवाई ले रहे हैं, और दूसरा ये है कि इस फील्ड के अंदर लोग, जाहिर सी बात है, अट्रैक्ट भी होंगे और लोग आएंगे भी। तो अनफॉर्चुनेटली ये है कि पहले आप, जैसे आपने कहा ना कि आपका दुबई में एक्सपीरियंस रह चुका है, तो आपने एक चीज़ देख ली है, जो एक्चुअल प्रैक्टिसेस हैं वो आपको पता है। यहाँ पे क्योंकि लोगों ने एक्चुअल प्रैक्टिसेस, फार्मासिस्ट का रोल नहीं पता, उनको फार्मासिस्ट का रोल ही नहीं पता, तो वो मुझे नहीं पता मेरे इलाके का ड्रग इंस्पेक्टर है कौन। तो वो रोल ही जब नहीं पता उनको फार्मासिस्ट का, तो वो फार्मासिस्ट को भी एज अ मेडिकल स्टोर मैट्रिक पास बंदे की इक्विवेलेंट ही तस्लीम करेंगे। एग्जैक्टली। जबकि मैं कहता हूँ कि अगर हर इलाके का अगर ड्रग इंस्पेक्टर है, इलाके का नहीं है, टाउन का है, प्रोविंस का। देखिए ड्रग इंस्पेक्टर एक तो नहीं होगा ना पूरे प्रोविंस का, हर इलाके, लेकिन हाँ, हर टेरिटरी में उसकी एक्टिविटी होगी। असिस्टेंट्स तो होंगे ना, उनके असिस्टेंट तो होंगे। जैसे एक इंस्पेक्टर है तो उसका ईएसआई तो होगा ना, फिर सब इंस्पेक्टर होगा, फिर वो इंस्पेक्टर बनेगा। तो ऐसे हर इलाके में होंगे, या इलाके में नहीं होंगे तो टाउन में होंगे। तो मैंने आज तक कभी ये नहीं सुना कि किसी ड्रग इंस्पेक्टर ने ये अवेयरनेस दी हो कि भाई अगर आप दवाई ले रहे हो तो कम से कम देखो कि वहाँ पे फार्मासिस्ट खड़ा है या नहीं खड़ा। अगर नहीं खड़ा तो आप उस जगह पे जाओ जहाँ पे खड़ा है। अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमारे पास बहुत होते हैं, लेकिन जो एक मास लेवल पे, अगर मैं बनूँ ना, मास लेवल पे बात हमारी अभी तक नहीं पहुंची है। और लोग मैं चाहूंगा किसी ड्रग इंस्पेक्टर को यहाँ पे बिठाऊंगा। हाँ, जरूर, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जरूर। कम लोग इस तरह के आते हैं क्योंकि फिर वो चीज़ कंट्रोवर्शियल हो जाती है, वो डरते बहुत है बोलने से। रिलक्टेंट, हमारी आवाम भी थोड़ी सी रिलक्टेंट है, जो ओल्ड माइंडसेट है ना, उसको चेंज करने के लिए भी टाइम लगेगा। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझसे यही कहा था कि लोग जो हैं वो जो सलीम भाई से अगर जो दवाई ले रहे हैं मेडिकल स्टोर वाले, बचपन से तो ले रहे हैं, तो फिर वो अभी तक तो मरे नहीं हम, तो एक अच्छी चेन से अगर उनको प्रिस्क्राइब एक
क्वालिफाइड फार्मासिस्ट के थ्रू अगर मेडिसिन डिस्पेंस कर रहा है वो, तो वो वहाँ पे क्यों लेंगे मेडिसिन? तो वो जो हमारी जो रिलक्टेंस बिहेवियर है ना, इन बिहेवियरल चेंजेस भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आपने जैसे अभी आपने दुबई की एग्जांपल कोट की, बिकॉज आपने एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस देख ली हैं, तो आप उससे Exactly. कंपेयर कर सकते हैं हमारे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को और वहाँ के हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को। इसलिए बहैसियत कौम भी हम लोग अनफॉर्चुनेटली पता है बहुत कि- पीछे हैं। आपको पता है दुबई में जब मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, मेरी आंख का प्रॉब्लम हुआ था, तो डॉक्टर ढूंढने के लिए मुझे 7-8 कॉल करनी पड़ी, क्योंकि जनरल फिजिशियन ये चीज़ नहीं चेक कर सकता। उसने बोला मैं नहीं चेक कर सकता, आपने अब यहाँ पे आप चले जाओ, अक्सर ये होता है कि आपको डॉक्टर पेन किलर दे देगा, बोलेगा खाओ, और कोई डॉक्टर जो है ना, कल अगर डॉक्टर बैठा होगा तो उसको जाके आंख दिखा देना। एग्जैक्टली। बट नहीं, वहाँ पे ये नहीं था कि हम नहीं देख सकते, हम पेन किलर भी नहीं दे सकते। हमने 1-2 को बोला, मिल नहीं रहा था डॉक्टर, तो हमने कोशिश करी कि यार कोई तो मिल जाए, किसी को चेक तो कर ले कि कोई छोटा मोटा माइनर ही होगा, हो सकता है। किसी ने नहीं चेक किया, मना कर दिया, बोला हम नहीं देख सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ के लॉज इतने स्ट्रिक्ट है। अगर गलती से उसने मेरे साथ कोई गलत प्रिस्क्रिप्शन दे दी और मैंने वो ले ली और उससे मेरे कुछ नुकसान हो गया, तो उसका लाइसेंस कैंसिल। एग्जैक्टली, यस। तो वहाँ पे ये डर है। आई डोंट नो यहाँ पे क्या है सिस्टम। तो यहाँ पे तो जिसको दिल करता है कुछ भी लिख के दे देता है, तो दैट्स द प्रॉब्लम। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ ना, तो हमारा बहुत हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है, और इसके लिए जो है वो अगर हम जैसे कि ना, जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर जो गवर्नमेंट लेवल पे जो हेल्थ केयर का सेटअप है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। और हमारे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, तो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट का जो सेटअप है वो वीक है। इसलिए लोग जो है वो अपनी अगर आपके घर में भी खुदा ना करे कोई बीमार होगा, तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे जाएंगे या प्राइवेट पे। अगर अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो आप ऑब्वियसली प्राइवेट सेटअप पे ही परस्यू करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि वहाँ की हेल्थ केयर मेरे पेशेंट को वहाँ का जो है स्टाफ, वहाँ के डॉक्टर्स अच्छे से सपोर्ट करेंगे, और खासकर कि वहाँ का एम्बियंस और आपका वहाँ का जो सेटअप होगा वही एक हॉस्पिटल जाके आधा सही हो जाता है। सेटिस्फेक्शन आपको वहाँ मिल जाएगी। जबकि हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो हाल है, वो पेशेंट और जाके बीमार हो जाएगा। प्राइवेट हॉस्पिटल्स का ये सीन है कि आप वहाँ पे जाओगे, बीमार होके जाओगे, तो पहले देखते ही आधा तो बीमारी कम हो जाती है कि हाँ यार साफ सुथरी जगह पे आओ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ये है कि आप जाओगे, सही जाओगे, आप वहाँ पे जाके बीमार हो जाओगे, क्योंकि इतनी बदबू आ रही होगी, स्मेल आ रही होगी, और मरीज ऐसे ही पड़े होंगे, तो आप देख के आपको आधी बीमारियां स्टार्ट हो जाएंगी कि यार मुझे भी कुछ ना कुछ है और मैं भागता हूँ यहाँ से। और फिर जो मेडिसिन की बात अगर मैं करूँ, तो वहाँ पे एक्सपायर मेडिसिन अगर यूज़ हो रही है, वहाँ पे भी अगर फार्मेसी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, अगर रीयूज हो रहे थे, इंजेक्शन हो रहे हैं, तो हमारे जो गवर्नमेंट सेटअप है, तो उसके लिए एनजीओज अब जो आ रहे हैं ना, एनजीओज ऑन ग्राउंड हुए हैं, और अगर वो हेल्थ पे काम कर रहे हैं तो वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं एनजीओज लेवल पे। तो अब ये है कि कोलैबोरेशन होनी चाहिए। गई है यार एनजीओज, गवर्नमेंट की जान छूट गई है एनजीओज की वजह से। गवर्नमेंट, एनजीओज एंड प्राइवेट, ये सब मिलके अगर एक यूनिटी के साथ एक सारे स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड होकर एक जनरल पॉपुलेशन को, हमारी पब्लिक को और हमारे मुल्क के, हम लोग ना एक बिगर पिक्चर पे नहीं देखते, हर कोई अपना 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 सोचता है ना। अगर हम बिगर पिक्चर पे देखें तो हम कोलैबोरेट करके एक सारे स्टेक होल्डर्स, हेल्थ केयर स्टेक होल्डर्स सारे कोलैबोरेट करके एक बिगर पिक्चर पे काम करें, और हमारे जनरल पॉपुलेशन को अवेयरनेस भी क्रिएट करें, और हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक करें। सही। अच्छा, इसमें एक मेरे पास एक दिमाग में एक चीज़ आ रही थी कि दुनिया जो है बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है। हर चीज़ का जवाब इजीली हो जाता है। मुझे अगर कोई स्क्रिप्ट लिखनी है तो मैं टक 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 मारता हूँ, एआई मुझे बता देता है, चैट जीपीटी बता देता है। क्या मेडिसिन के अंदर भी क्या एआई का कुछ कमाल है, या फ्यूचर में है तो किस तरह है? कि अगर लेट सपोज कि मुझे किसी चीज़ का फार्मूला चाहिए कि यार ये मर्ज़ है, उसका फार्मूला क्या होगा? क्या एआई इतना एक्टिव, मतलब इतना अपग्रेड हो चुका है कि हमें पूरा फार्मूला, यानी कि पूरी दवाई बनाने के लिए बता दे कि ये चीज़ डालोगे तो ये मेडिसिन बन जाएगी? देखिए, जो मेडिसिन बनाना है ना, वो हमारे जो फार्माकोपियाज है ना, उसके अंदर मेडिसिन दी हुई कि कौन सी मेडिसिन किस तरीके से बनेगी। सही। जैसे मैंने आपको कहा कि पेटेंट पे हमारे यहाँ पे काम नहीं हो रहा, पेटेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ठीक है। पेटेंट्स बेसिकली जो सॉल्ट अगर मैं कहूँ, लेट्स सपोज एजिथ्रोमाइसिन है, तो एजिथ्रोमाइसिन के ब्रांड्स तो हमारे यहाँ पे सब बना रहे हैं डिफरेंट कंपनीज इन पाकिस्तान, बट एजिथ्रोमाइसिन जो पेटेंट रजिस्टर्ड किया है वो अब्रॉड में रजिस्टर्ड हुआ है किसी कंपनी में, मतलब फॉरेन, नॉट इन पाकिस्तान। अब हमारे पास मी टू प्रोडक्ट्स के ऊपर काम हो रहा है, ठीक है, यानी कि हम इंपोर्ट करते हैं उस सॉल्ट को, ठीक है, एपीआई को, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को, और उसके अंदर हम अपनी जो बुक्स हैं, दैट इज दी फार्माकोपियाज, उससे रेसिपी निकाल के, अगर मैं इजी वर्ड में बोलूँ, रेसिपी निकाल के आपने मेडिसिन को मैन्युफैक्चर कर दिया अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। अब एआई जो है बेसिकली
ये तो आपको जो आपके फार्माकोपिया में है उसमें तो आपको गाइड कर देगा इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस, ठीक है, और आप उससे वो हेल्प ले सकते हो, ठीक है। अगर आप मुझसे बात करें कि फार्मा में एआई का प्रॉपर काम क्या होगा, तो हमारी जो जैसे कोविड आया था तो हम बिल्कुल इतने प्रिपेयर नहीं थे कोविड के लिए, ठीक है। तो अब कोई और स्ट्रेन आता है, कोई वायरल और आता है, ठीक है ना, तो उसको किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है, बाय कलेक्टिंग द डेटा। अब डेटा कैसे कलेक्ट होगा, मैं एक कंपनी के साथ काम कर रही थी, डायबिटीज मेडिकल डिवाइसेस की कंपनी थी हमारी। तो हमने क्या किया था, स्मार्टफोन ब्लड ग्लूकोज मीटर हम जो है वो सेल कर रहे थे, और जो हमारी एप्लीकेशन थी बेसिकली, ओके, ठीक है। सो वी वर यूजिंग एप्लीकेशन, मतलब हमारी एप्लीकेशन यूज हो रही थी, और जो स्मार्टफोन मेडिकल डिवाइस है हमारी फॉर डायबिटीज टेस्टिंग, वो जो आपके फोन के ऑडियो जैक में लगती थी, ओके, तो आपकी एप्लीकेशन के साथ हमारी डिवाइस कनेक्ट हो जाती थी, तो और पेशेंट जो है वो अपना डेटा उसमें मैनेज कर रहा होता और रिकॉर्ड भी रहता था। तो वो क्या करता था, HbA1c दैट इज ग्लाइसेटेड हेमोग्लोबिन। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट्स को जानते हो किसी भी, तो आपको पता होगा कि आफ्टर 3 मंथ्स जो है उनको HbA1c अपना लेवल चेक करना होता है कि उनका डायबिटीज नॉर्मल है या मतलब किस तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो वो कैलकुलेट करके दे देता था एप्लीकेशन हमारी, अच्छा, ठीक है, और डेटा पेशेंट का वहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा था। अगर दिन में अगर पेशेंट 3 बार अपना शुगर चेक कर रहा था, तो रैंडम शुगर जो चेक कर रहा है और एक फास्टिंग शुगर चेक कर रहा है, ठीक है, तो अगर दिन में 3 से 4 बार अपना डेटा कलेक्ट कर रहा है, इस तरीके से उसने 30 डेज अ मंथ चेक किया, देन फॉर 3 मंथ्स इट विल बी लाइक 90। तो 90 डेज का जो डेटा है उसको कलेक्ट करके उसने HbA1c की रिपोर्ट जनरेट कर दी। ओके, तो अब उसको पेशेंट को लेबोरेटरी जाके वो करवाने की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पे एक छोटा सा रोल था। अब उसका डेटा जो है आगे जाके हम जो है इसी तरीके की, ठीक है ना, इसी तरीके की बीमारियों के लिए एआई की मदद से यूज कर सकते हैं, और एआई से हम उसके जो प्रोग्नोसिस हैं कि आगे किस तरीके से, अगर जैसे कोविड आ गया हमारे पास, तो इस तरह से डेटा कलेक्ट अगर हमारे पास हर पेशेंट का इंडिविजुअल हुआ और हमें पेशेंट की हेल्थ का पता चलता रहा, और क्या 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 फाइंडिंग्स आ रही हैं बेसिकली, और आगे जाके हम जिस कोई और ऐसी वबा आने वाली है, पेंडेमिक आने वाले, तो उसके लिए हम प्रिपेयर हो जाएंगे। तो जो प्रिपेयर्डनेस रिस्पॉन्स है ना, WHO की एक टर्म है प्रिपेयर्डनेस रिस्पॉन्स, तो उसके लिए एआई आपको बहुत तैयार कर सकता हो सकता है आपको पूरे मेडिसिन ही बना के बता दे कि भाई ये चीजें होंगी तो हाँ, ये इसका ये रिएक्शन आ जाएगा। हाँ, लेकिन अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो अभी हम बहुत पीछे हैं, ऑब्वियसली कि हम बहुत पीछे हैं अनफॉर्चुनेटली। तो इंशाल्लाह जो है अल्लाह ताला हमारे हालात पर रहम फरमाए, और जो है मसला ये हम आगे जाना ही नहीं चाहते। उसकी वजह ये है कि हमें डोनेशन बहुत अच्छी मिलती है बाहर से। हम देखें ना, हम पिछले 10 साल से सैलाब में हर मानसून में जो है वो सिंध और पंजाब डूब रहा होता है, ज़्यादातर सिंध ही डूब रहा होता है। तो हम आज तक इसका सोल्यूशन नहीं निकाल सके, तो फिर हम मेडिसिन तो दूर की बात है ना, हम पानी नहीं रोक सकते। इसके अलावा जो है ना, हाँ, तो बहुत सारे मसले हैं हमारे, लेकिन हमें ही इनको रिजॉल्व करना पड़ेगा ना। हमें इंडिविजुअली करना पड़ेगा, गवर्नमेंट नहीं करेगी। बीइंग इंडिविजुअल हमें अपने इस पे आप ग्राउंड पे क्या काम कर सकते हो। और एक और चीज़ मैं इसमें ऐड ऑन करूंगी कि फार्मासिस्ट, आपने मुझे यही कहा था ना कि फार्मासिस्ट का क्या रोल हो सकता है, उसमें मुझे एक बात जस्ट क्लिक की कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस। अब हमारे जिस तरह के मुल्क के हालात हैं, ठीक है ना, अब एक मेडिसिन है जो 1000 रुपीज़ की है, लाइक जस्ट इन केस मॉक्सीफ्लॉक्सिसिन एक इंजेक्शन है, ठीक है, वो 1000 रुपीज़ का भी मार्केट में है और वो 400 रुपीज़ का भी मार्केट में है। सेम फार्मूला है, सेम फार्मूला है, बट प्राइस डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन थेरेप्यूटिक एक्टिविटी जो है वो मतलब कंपनी नाम है कंपनी का, और थेरेप्यूटिक एक्टिविटी भी पता है कि इसकी GMP को कंप्लायंस करता है, और कंपनी भी अच्छी है, 400 का मार्केट में है। बट डॉक्टर ने क्योंकि वो 1000 रुपीज़ वाला प्रिस्क्राइब किया है, ठीक है, अब पेशेंट को वो 1000 रुपीज़ वाला ही चाहिए, ऑल द पेशेंट कैन नॉट अफोर्ड दैट 1000 रुपीज़ वाला। सो फार्मासिस्ट का यहाँ पे रोल बनता है कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस के साथ वो क्वालिटी को इंश्योर करेगा। इसलिए भी तो नहीं बिठाते फार्मासिस्ट को, क्योंकि डॉक्टर का कमीशन खत्म हो जाएगा। कॉस्ट इफेक्टिवनेस के साथ वो क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, और कॉस्ट इफेक्टिवनेस के साथ वो पेशेंट का भला हो जाए, कि वो 400 वाली अगर मेडिसिन कॉस्ट इफेक्टिव तो है, लेकिन साथ में क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि 1000 वाली की क्वालिटी अच्छी होगी और 400 वाले की नहीं। ये फार्मासिस्ट को पता होता है कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस और क्वालिटी क्या है, और उसको देखते हुए वो पेशेंट को सूटेबल मेडिसिन जो है वो डिस्पेंस करे। सही। तो ये सबसे बड़ा रोल है फार्मासिस्ट का। इसीलिए होना चाहिए, क्योंकि होता अक्सर ये है कि
बेसिकली थोड़ा बहुत मुझे भी पता है कि फार्मा किस तरह काम करती है। फार्मा अपना ऐड नहीं चलाती है, बहुत कम ही, अलाउ भी शायद बहुत सारी मेडिसिन पे अलाउ भी नहीं होता है, तो वो चलाते नहीं है वो। तो और ना ही कहीं और बजट यूज़ करते हैं मार्केटिंग का। उनका मार्केटिंग का बजट सिंपल सा होता है, जाओ डॉक्टर को बोलो इतने की, ये इतनी बिकेगी महीने की, इतना कमीशन मिलेगा, ये चीज़ मिलेगी, वो चीज़ मिलेगी। बहरहाल तो डॉक्टर जो है चाहे या ना चाहते हुए भी वो चीज़ लिखता है, क्योंकि उसको पता है कि ये ज़्यादा बिकेगी तो मेरा ही फ़ायदा होगा। लेकिन हमारे पास पूरे लॉज हैं जिसमें है एथिकल मार्केटिंग क्राइटेरिया एंड अनएथिकल मार्केटिंग क्राइटेरिया। ये हमें ड्रैप, ये एथिकल में आता है, अनएथिकल? नो कमेंट्स ऑन दैट। वेल, तो हमारे पास एथिकल मार्केटिंग है। डॉक्टर फिजिशियंस को ये पता होता है कि एथिकल मार्केटिंग क्राइटेरिया क्या है, ठीक है ना, तो उसके तहत ही उनको काम करना चाहिए। और हमारे पास अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन सिस्टम, हम तो बहुत सारे ऐसे लोगों को यहाँ पे जानते हैं सिस्टम का फ्लॉ है कि जैसे आप एक फार्मास्यूटिकल में हैं, और मेरे बहुत करीबी की है, फार्मास्यूटिकल भी है ऑलरेडी, तो अक्सर वो बेचारा जो है वो कभी कोई फार्म बुक करा रहा होता है, कभी दुबई की ट्रिप बुक करा रहा होता है, कभी उम्र की ट्रिप। किसके लिए? बोला वो डॉक्टर्स, बोले टारगेट पूरा हुआ जाएंगे। तो इस तरह भी यही सिस्टम चल रहा है। तो खैर इसमें फिर कभी अच्छी बुरी चीज़ भी हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा ही होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। अच्छा आप डॉक्टर, इसको हम एंड की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन मैं शुरू में इंट्रोडक्शन देने में उसमें ऐड करना भूल गया। बेसिकली शी इज़ नॉट ओनली अ डॉक्टर, सोशल वर्कर भी हैं। तो आप जो है वो सोशल वर्क भी करती हैं, और आप बेसिकली कैंप्स वगैरह भी, मेडिकल कैंप्स वगैरह के साथ भी एक्टिविटीज़ आपकी रहती हैं, और आप खुद भी ऑर्गेनाइज वगैरह करती हैं। तो जो ख़वातीन के अंदर जब आप लोग जब मेडिकल कैंप लगाते हैं, चेक करते हैं टेस्टिंग के लिए कि कोई बीमार है या क्या, या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम क्या है, तो ख़वातीन के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है या कोई भी बीमारी है वो कौन सी होती है? अगर कैंप्स की बात करूँ स्पेसिफिकली, तो बहुत सारी जैसे ख़वातीन हैं, ठीक है ना, तो उसमें जो है ना उनको पता नहीं होता कि उनको शुगर है, राइट। बहुत सारी ख़वातीन को पता नहीं होता कि डायग्नोस ही नहीं, उनको नहीं लग रहा होता, मतलब उनके अंदर सिम्टम्स होते हैं, मतलब कि भाई यूरिन बहुत ज़्यादा आ रही है, मतलब उसके जो भी सिम्टम्स हैं डायबिटीज़ के वो पाए जा रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता, उन्होंने टेस्ट ही नहीं कराया होता, नहीं हमारे नहीं है मुझे नहीं है, इन अ सेंस कि निग्लिजेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो जब तक वो टेस्ट, अगर उन्होंने मेडिकल कैंप्स के अंदर मोस्टली जो होते हैं वो BMI चेक हो रहा होता है, शुगर चेक हो रही होती है, ब्लड प्रेशर चेक हो रहा होता है, ठीक है। डॉक्टर जो है वो स्किन डिजीज़ के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, डायबिटीज़, ये जो वो होती है ना बेसिकली डिजीज़, जो ख़वातीन जो है निग्लिजेंस में होती है, जब उनको पता चलता है कि कोलेस्ट्रॉल है, इसलिए नहीं यूरिक जाती एसिड है। क्योंकि जिन एरियाज की आप बात कर रही हैं ख़वातीन की, वो इसलिए नहीं जाती कि वो फीस देनी पड़ती है उस टेस्ट की। तो ये मेडिकल कैंप्स की हैं। इसके अलावा अगर कम्युनिटी की अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास जो 2 इश्यूज मेन आ रहे हैं जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगी, और मुझे लगता है कि हम सबको मिलके, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इन 2 इश्यूज़ के ऊपर बहुत काम करना चाहिए। दैट इज़ द वन इज़ द मेंटल हेल्थ एंड अनदर इज़ द ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस। तो मैं इन 2 कॉज के ऊपर बहुत हाईलाइट करना चाहूँगी, और मैं इनके ऊपर काम भी अल्हम्दुलिल्लाह कर रही हूँ। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, मतलब मेरी ज़ात से जितना भी हो सकेगा मैं मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर काम करना, और ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के ऊपर। तो बहुत सारी ख़वातीन हैं बहुत ज़रूरी, जिनको नहीं पता। अब तो हमारे पास एप्लीकेशंस वगैरह आ गई हैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए, मतलब ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की एप्लीकेशन है, पिंक पाकिस्तान के नाम से एक एप्लीकेशन आती है, उसमें सारे सिम्टम्स वगैरह भी हैं। सो इफ़ यू आर हियरिंग मी, तो पिंक पाकिस्तान की एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, इंस्टॉल कर ले अपने फ़ोन में। आजकल फ़ोन तो हर किसी के पास होता है, उसमें सिम्टम्स है किस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको कहीं घुटली तो महसूस नहीं हो रही, या XYZ जिस तरीके से आपको समझाया जाए। तो बहुत यहाँ पे निग्लिजेंसी होती है कि उनको पता ही नहीं होता कि हमें ब्रेस्ट कैंसर है, और जब वो स्टेज 2 स्टेज 3 मतलब पास ऑन हो चुका होता है, उसके बाद पता चलता है, और उसके बाद वर्सन हो जाती है सिचुएशन। अब मेंटल हेल्थ की अगर मैं बात करूँ, तो हमारे माशरे में तो टैबू बना हुआ है मेंटल हेल्थ। तो इसलिए अगर किसी को डिप्रेशन है, एंग्जाइटी, और आजकल मैंने लड़कियों को पोस्टपार्टम डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा देखा है, जो मेरे सराउंडिंग में है बहुत सारी लड़कियाँ। पोस्टपार्टम डिप्रेशन बेसिकली होता है प्रेगनेंसी के बाद, आफ्टर प्रेगनेंसी। तो आफ्टर प्रेगनेंसी यानी आपकी डिलीवरी हो गई, अब आपका बेबी हो गया, अब आप बेबी के साथ आपको इस तरीके से वर्सन थॉट्स आ रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं चल रहा। अब फर्स्ट टाइम अगर आपको कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ है ना, तो आपको खुद तो पता नहीं चल रहा, मतलब आप इतना, समटाइम्स कुछ औरतों से मैंने ऐसा सुना है कि वो चाहती थी कि हम अपना बच्चा फेंक दें, यू नो, इस हद तक।
अब कौन सी माँ चाहेगी कि वो अपना बच्चा फेंक दे, लेकिन उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए घर वालों को सपोर्टिव होना और उनकी एजुकेशन और अवेयरनेस का होना भी ज़रूरी है। अदरवाइज अगर उसने, घर वालों ने उनको सपोर्ट करने के बजाय उसको गलत ले लिया तो ये एक और नेगेटिव सिचुएशन हो जाएगी। तो हमें अवेयरनेस इस पे भी क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा नीड है। फीमेल के जो इश्यूज़ है, मेंटल हेल्थ में पोस्टमार्टम डिप्रेशन, ब्रेस्ट कैंसर और जो डायबिटीज, यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल वगैरह हैं, वो तो आपको कैंप्स में पता चल रहे होते हैं। तो वो आपको ऑन एंड ऑफ, अगर आप 40 प्लस है, 50 प्लस है, कितने टाइम में आप हमें क्वार्टरली करा लें, 6 मंथ्स में करवा लें। मेंटल हेल्थ के हवाले से और ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से किस तरह चेक टेस्ट करवाना चाहिए खवातीन को, मतलब कितने टाइम में, या कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो फील होते हैं फ़ौरन कराना चाहिए? जैसे मैंने आपको कहा कि पिंक पाकिस्तान जो है वो काम ही इसके ऊपर कर रहा है, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के ऊपर। तो उसकी एप्लीकेशन अगर आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आप हर शावर में भी या मंथली भी अगर आप चेक कर लें, अपना खुद का मुआयना खुद कर सकते हैं। हाँ, उसमें है कि आपको हैंड की मूवमेंट इस तरीके से करना है, किस तरीके से हैंड्स की मूवमेंट वगैरह सब बताई गई है उस एप्लीकेशन के हवाले से। हम कभी और सेशन करेंगे इंशाल्लाह यहीं, जिसमें हम बताएंगे ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से कि किस तरीके से हम उसको खवातीन को बचा सकते हैं और किस तरीके से मुआयना करवा सकते हैं। फिलहाल ये है कि एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और उसमें सब कुछ मेंशन है कि किस तरीके से अपना मुआयना करना है। हर शावर में भी कर सकते हैं अगर आप, अदरवाइज मंथ में एक बार ज़रूर करें अपना मुआयना, ठीक है। और जस्ट इन केस अगर आपको फील हो रहा है, पेन फील हो रहा है ब्रेस्ट में या गुठली फील हो रही है, तो अपने जीपी को या जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं या जीपी हैं फीमेल, उनको ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं इस चीज़ के लिए। तो ये हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई एक डिजीज़ है जो हमारी खवातीन में पाई जा रही है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, आप आई और इतना कुछ हमें डाटा मिल गया कि काफ़ी सारी अवेयरनेस की बातें और काफ़ी सारी चीज़ें भी क्लियर हो गई। तो थैंक यू। नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह हम करेंगे इसके ऊपर, अवेयरनेस के ऊपर, और फिर हम फर्दर बात करेंगे। देखते रहें थॉट ऑन टेप।